गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक आपके सामने क्लास 11th मैंने आषाढ़ के एक दिन का रंगमंच प्रस्तुत किया था। वह रंगमंच में आप 3 पॉइंट मैंने आपसे कहे थे, क्योंकि वह मार्क्स के हिसाब से 3 पॉइंट्स भी हो जाएगा और साथ ही साथ यदि वह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी आता है तो आप उसे स्पष्ट कर सकते हैं। पहला मैंने कहा था दीवारें लकड़ी की हैं, निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं, किवाड़ भी लकड़ी के हैं, किवाड़ पर गेरू और चूने से शंख कमल और दीवार पर गेरू से स्वास्तिक के चिन्ह बने। एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था 3-4 बड़े कुंभ हैं जिन पर कालिक और काई जमी हुई है तथा कुशा से ढके रखे हैं। और तीसरा पॉइंट हमने आपसे कहा था चूल्हे के पास कुछ मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे गए हैं और वहाँ पर 2 चौकियाँ हैं जिनमें से एक चौकी पर बैठी हुई अंबिका छाछ से धान फटक रही है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन कई बन गया, रंगमंच पर कौन बैठा है और क्या कर रहा है, तो आप बता देंगे अंबिका बैठी हुई है और छाछ सूप को कहते हैं, सूप से धान फटक रही है। रंग आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया, एक रंगमंच का और जब पर्दा खुलता है तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो हल्का हल्का धुआं, हल्का हल्का मेघ गर्जन है और वर्षा के शब्द धीरे धीरे जो हैं वह विलीन हो जाते हैं। आप क्वेश्चन साथ में ही देखते जाइए तो आपको ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिएगा सामने का द्वार खुलता है। आपने इससे पहले रंगमंच में देखा था, रंगमंच पर देखा था कि जो सामने का द्वार था वह अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता। अब वहीं पर सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। प्रवेश कौन कर रहा है? मल्लिका कर रही है, जो कि इस उपन्यास की मुख्य पात्रा है। तो वह कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। आपने देखा है क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था लंबी झरोखे की तरफ देखती है जब बिजली कड़कती है और लंबी सांस लेती है, जिसके द्वारा मैंने आपसे कहा था कि जब माँ या बाप जब निरुपाय हो जाए, बार बार समझाने पर भी बच्चे ना समझ रहे हों, तो जिसके कारण वह लंबी सांस, ठीक उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि जब सामने का द्वार खुला और मल्लिका आई है तो उसे पता नहीं चला है, लेकिन जो क्रोध की पराकाष्ठा है जिसके कारण कि वह माँ जो है आंखें झुकाए और अपने को व्यस्त दिखा रही है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि मल्लिका कहाँ गई थी, क्या देख कर के आई है, कौन से प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है। मल्लिका आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, जब आप यदि शीर्षक के ऊपर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में तब आप बताइएगा कि जब नाटक किसी भी शीर्षक के आधार पर ही किसी कहानी या उपन्यास का, तो जैसे यह प्रारंभ हुआ है, मल्लिका का प्रवेश हुआ है, सबसे पहले उसने बोला है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, धारासार यानी मूसलाधार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई। उपत्यकाएं यानी पहाड़ों की चोटियाँ। आप लोग पहाड़ों पर गए होंगे, देखते ही होंगे कि एक पहाड़ के बाद दूसरे पहाड़ के बीच की जो जगह होती है उसे उपत्यका कहते हैं। तो जो पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं एक दूसरे से मिली हुई, उनको उन्होंने बोला है कि पहाड़ दूर दूर तक की उपत्यका, क्योंकि बारिश हो रही है, ऊपर की चोटी तो भीग जाएगी, लेकिन जो छोटी छोटी नीचे पहाड़ियाँ होंगी, यानी बहुत धारासार वर्षा हुई है, मूसलाधार, जिसके कारण कि वह छोटी छोटी पर्वतों की चोटियाँ भी भीग गई हैं। और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। क्यों? क्योंकि माँ तो अपने को व्यस्त दिखाने का प्रयत्न कर रही है। इससे मल्लिका कहती है देखो ना मैं कैसी भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती। आपको सभी को मालूम है कि माँ और बच्चे का जो स्नेह है वह स्पर्श, जिसके कारण स्पर्श एक ऐसे क्योंकि चाहे जितनी भी चिकित्सा पद्धति उन्नति कर ले,
लेकिन जब बच्चे की सांस नहीं आ रही होती है उस समय भी बच्चे को माँ का स्पर्श कराया जाता है ताकि उसकी सांस लौट सके। ठीक उसी प्रकार मल्लिका सोचती है कि जब मैं माँ के कंधे पर हाथ रख दूंगी, सिर रख दूंगी, तो माँ गुस्सा जो है वह गुस्सा उसका शांत हो जाएगा, जिसके कारण कि वह कंधे सिर रख देती है। अब कहाँ गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी। बकुल पंक्ति यानी बगलों की पंक्तियाँ, क्योंकि जब वो पक्षी आते हैं तो एक साथ यदि आप देखते होंगे तो सारे पक्षियों का समूह एक साथ ही निकलता है। तो दूसरी तरफ दक्षिण ये आपका मलय पर्वत की तरफ है, जो आसपास गर्म प्रदेश हैं, उत्तरी साइबेरिया इत्यादि, तो उधर से उड़ करके किधर आ रहे हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जाड़े के बाद तुरंत गर्मी नहीं होती, बल्कि वर्षा और फिर धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन होता है, इसलिए वह पक्षियों का समूह इधर की तरफ आ रहा है। तो ये कह रही है मैं क्या गई थी, मैं दक्षिण यानी मलय पर्वत के लिए प्रयोग किया गया है, दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगो आई। उसके कंधे को, केशों को चूमकर, केश यानी बालों को चूमकर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। सिहर जाननी यानी कांप जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ, जो कि बच्चों की मनोवृत्ति, इसीलिए मैंने आपसे कहा था ना कि पीढ़ी अंतराल है, जो कि आपको क्लास 12th में स्पष्ट हो जाएगा। और इसको आप एक पात्र के रूप में स्वयं को रख करके जब अनुभव करेंगे तो आप जिस प्रकार आप आए, आपको थोड़ी देर लगा कि माता पिता नाराज़ हैं, आपने उन्हें मनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन आपकी दुनिया तो अलग है, आप अपनी अलग दुनिया में विचर रहे हैं, जिनके कारण वह थोड़ी देर तो देखती है माँ को, उनके केशों को चूमती है, कंधे पर सिर रखती है और फिर कहती है माँ बताओ सूखे वस्त्र कहाँ हैं। इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी, अर्थात ठंड से हो जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका, सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं। तल्प जो सोने की चौकी है, सोने के लिए जो बनाई गई है, उस चौकी को कहा गया जो कि अंदर के कमरे में है। मल्लिका, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिया। अब आप देखिए दोनों की उसका भोला चरित्र भी देखिए मल्लिका का। जब अंबिका ने आक्रोश की दृष्टि से देखा है, लेकिन फिर भी वह कहती है कि तुमने पहले से निकाल कर रख दिए, अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित हो। अर्थात माँ और बच्चे का क्या है, माँ का जो फर्ज है कि माँ अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंतित है, जिसके कारण मुझे मालूम है कि तुम चिंतित होगी। यहाँ पर भविष्य नहीं है, बल्कि ये कहने का तात्पर्य है कि आप भी घर में पहुँचते हैं जब भी विद्यालय जहाँ दूर से, तो माता क्या करती है, आपकी माँ राह देख रही है, तो इसीलिए कह रही है कि मुझे मालूम था कि तुम चिंतित होगी। फिर कहती है द्वार के परंतु माँ द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं है, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। वंचित यानी अलग रह जाती। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि यदि वह भीगती नहीं तो किस चीज़ से वंचित रह जाती। उसके आधार पर देखिए, द्वार से टेक लगा लेती है, चारों ओर धुआंरे मेघ घिर आए थे। अर्थात जब वह मलय पर्वत पर जा रही थी उन पहाड़ों की चोटियों पे, तो क्या कह रही, क्योंकि आप लोगों में से जो मेघालय इत्यादि गया होगा वो देखता होगा, मेघालय इसीलिए कहा जाता है मेघ प्लस आलय, यानी मेघ का घर। वहाँ आप यदि खड़े होइए तो जैसे लगता है कि बादल जो आपको छूते हुए निकल जा रहे हैं। तो ये भी पहाड़ों की चोटियों पर पहुँच गई है, जिसके कारण और बारिश होने वाले से पहले जो चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं, उसके कारण कहती है चारों ओर धुआंरे मेघ घिराए थे। मैं जानती थी वर्षा हो, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। घाटी की पगडंडी क्या हुई, जो एक घाटी से दूसरे घाटी को जोड़ने के लिए जो पतले रास्ते बनाए जाते मेड़ की तरह, उन पतले रास्ते को कह रही है कि मुझे मालूम, मैंने देखा कि चारों तरफ धुआंरे मेघ भी थे, बारिश भी होने वाली थी, लेकिन जो ऐसा दृश्य था उस दृश्य के कारण मैं घाटी की पगडंडी की तरफ बढ़ती
नीचे उतरती चली गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया। अंशुक यानी दुपट्टा जो मैंने लिया हुआ था, वह भी हवा इतनी तेज थी जिसके कारण उड़ा दिया। फिर बूंदें पड़ने लगी। अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। अब जब आंखें में, उसने आक्रोश की दृष्टि से देखा था लेकिन इसने उतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब अंबिका से मल्लिका की आंखें मिल जाती हैं तो कहती है वस्त्र बदल लूं फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। अर्थात अपनी बात को किस प्रकार आप लोग परिवर्तित करते हैं इसका उदाहरण देख लीजिए कि मल्लिका कहती वस्त्र बदल लूं फिर आकर, क्यों? क्योंकि समय है, धीरे धीरे समय होगा तो माँ को मैं सारी कहानी सुनाऊंगी तो माँ जो मेरे से गुस्सा है वो गुस्सा उसका शांत हो जाएगा, जिसके कारण कहती है कि बस बदल लूँ फिर आकर तुम्हें बता दूँ। वो बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अर्थात जो मैंने दृश्य देखा है उस दृश्य को मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही अद्भुत था। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी तो अपना जीवन है। उस बच्चे को तो इस भविष्य को, घर का कैसे खर्च चलेगा, क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। उसे ये भी नहीं मतलब है कि माँ नाराज है, बल्कि वह अंदर से शब्द सुनाई देते हैं। बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई देती। अब क्या है, आइए देखिए। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र सुबह का वर्णन है। सुबह जब कमल का फूल खिला हुआ है तो वह कोमल है, और आर्द्र माने गीला क्यों है? ओस की बूंदें उस पर पड़ी हुई हैं। वह आर्द्र माने गीला, और आर्द्र क्यों? क्योंकि पानी के अंदर निकल रहे हैं और अभी बंद था, अभी उसके ऊपर धूप नहीं पड़ी हुई है, जिसके कारण कि वह गीले हैं और कोमल हैं। वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। अर्थात वह दृश्य कैसा था? नील कमल की तरह। जिस प्रकार नील कमल जब खिलता है तो वह जिस प्रकार से कोमल और आर्द्र होता है, वायु की तरह हल्का होता और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं। अर्थात जो मैं प्राकृतिक दृश्य देख करके आई हूँ, उस प्राकृतिक दृश्य को मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने हृदय में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचोड़ रहा है माँ। क्यों? क्योंकि भाई वो पहाड़ों की चोटियों पे और वहाँ पे तेज बारिश हुई है, जिसके कारण कि पानी की बूंदें पूरे शरीर पर आ गई। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। शीत की चुभन क्योंकि गर्मी के बाद बारिश हुई थी, बारिश में वह पूरी तरह से गीली हो गई है, और बारिश जब बंद हो जाती है तो उस समय जो गर्मी उमस होती है उसको उन्होंने बोला कि शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। गुनगुनाने लगती। ये संस्कृत आपको आएगी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा तो है ये कार्य पढ़ाना, जिसके कारण कि मैं पढ़ा दे रही। इसे आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुबलय दल यानी नील कमल, नीले है यानी नीले रंग के। उन्नते है तोय नम्रे, उन्नते यानी ऊपर को उठे हुए, तोय माने जल से, नम्र माने आर्द्र। गीले वस्त्र कहाँ डाल दूं माँ, यही रहने दूं? मृदु पवन, मृदु माने कोमल, पवन माने वायु, विद्युते है मंदम मंदम चलत। अर्थात जो वायु की तरह हल्का था वो वायु कैसी थी? मंदम मंदम, धीरे धीरे चल रही थी। अपहृत मिव, अपहृत माने दूर करना, क्या है? चेतस्तोय देह चेन्द्र सेन्द्र चापे, स इंद्र चापे, इंद्र चापे यानी इंद्र धनुष, चापे माने धनुष। इंद्र धनुष के जल के समान जो निकला हुआ था वह जल क्या करता? अपहृत, दूर कर रहा था। पथिक जन बधुनाम, पथिकों की जो स्त्रियां हैं, तद वियोगा, उनके वियोग में, कुलाना अपने घरों में है। ये आपको संस्कृत जो ऊपर आपने पढ़ा हुआ है उसी के आधार पर है, ये आपको आएगा नहीं।
लेकिन आपको ये बता दिया गया कि सिर्फ आप बता दीजिएगा कि वह दृश्य कैसा था। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र था, वायु की तरह हल्का था और स्वप्न की तरह चित्रमय। बाहर आ जाती। माँ, आज के भी क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। अब क्यों नहीं भूल सकती, इसका आपको इस पैराग्राफ के साथ मिल जाएगा आंसर। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। अर्थात जो सुंदरता आज उन पहाड़ों पर थी, चारों तरफ हरियाली, वहाँ पर जब पानी की बूंदें, बगुलों की पंक्तियाँ, वहाँ की जो हरियाली, जो सुंदरता थी, उसको उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे सौंदर्य का साक्षात्कार कभी नहीं किया। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू जो कि आमने सामने होता है। अब यह आमने सामने क्योंकि मल्लिका है और उन पहाड़ों की चोटियों पर वर्षा की बूंदें पड़ रही हैं, इसलिए कह रही है सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल। अस्पृश्य यानी जिसे छुआ नहीं जा सकता, और मांसल का तात्पर्य है जो कि बहुत ही बलवान है। मैं उसे छू भी सकती थी, देख भी सकती थी, पी भी सकती थी। यानी आप किसी ऐसे फूल की सुंदरता को देखिए, उस फूल की सुंदरता का आप चाहे कितना भी वर्णन करने चाहिए, लेकिन जो सामने का व्यक्ति है, यदि वो उस व्यक्ति ने उसको नहीं देखा है तो उसे वह स्पष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए कह रही है कि उस सौंदर्य को मैं छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। अर्थात कवि जो कविता, आप भी किसी दृश्य को देख करके आपके मन में भी अनेक प्रकार की भावनाएं आती हैं। आपको भी मन करता है कभी कभी उस चीज़ को लिखें या करें, लेकिन वहीं पर दूसरा जो है वो लिख लेता, आप नहीं लिख पाते। तो इसीलिए कह रही है आज मुझे पता चला कि लोग उन पहाड़ों पर लोग क्यों किसी भावना को देख करके, महसूस करके कविता का रूप दे देते हैं। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई क्यों कोई पर्वत शिखरों की सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है। पर्वत शिखरों की जो सहलाती भी, जो मैंने आपसे कहा कि जो बिल्कुल आपके पास आ रही हैं मेघों की मालाएं, उन मेघमालाओं में जाकर के वहाँ की सुंदरता में लोग कैसे खो जाते हैं। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। अर्थात अपने शरीर को मुझे कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि कहते हैं ना जो कवियों का जीवन होता है, वह कवियों का जीवन वह अपने शरीर की या अपने जीवन के बारे में नहीं समझते हैं, बल्कि जो समाज की समस्या या जो आकाश में चित्र बन रहे हैं उनको वर्णन करने में अधिक रहते हैं। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों? अर्थात कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण कि तुम चुप हो? अभी तक तो उसने अपनी बात को स्पष्ट किया, अब वह करने के बाद भी उसे लग रहा कि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ लेकिन माँ एक बार भी जवाब नहीं दे रही। तो कह रही है क्या बात है माँ, तुम इस तरह चुप क्यों हो? यहाँ तक आपकी दूसरी क्लास हो गई है और क्लास 11th आषाढ़ का एक दिन यदि आप साथ साथ में नहीं करेंगे तो स्पष्ट नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा, और किताबें बुक शॉप पे मिल रही हैं। क्योंकि यदि मैं भेजूंगी भी तो वो अलग अलग पेज रहेगा, जिसके कारण उतना स्पष्ट नहीं होगा। आप बुक में अंडरलाइन करेंगे और वहीं पर क्वेश्चन भी लिख देंगे।